Hello students, today we are going to discuss our next chapter of biology, that is organisms and population। तो organisms and population में आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे स्पीशीज जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, उनमें कौन कौन से रिलेशंस होते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में ये जो ऑर्गेनिज्म टॉपिक है इसको डिडक्ट कर दिया गया है। सो इसमें हम पढ़ते थे जैसे अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स, तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सिर्फ पॉपुलेशन। सो सिर्फ पॉपुलेशन ही जो है वो टॉपिक हमारा बचा है। ये देखिए 4 लेवल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको स्टडी करने के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल्स होते हैं, तो इसमें से सिर्फ जो हम पॉपुलेशन लेवल है उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज यहाँ पे इकोलॉजी जो है वो किसके साथ कंसर्न्ड है, 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स आते हैं। और इस चैप्टर में हम सिर्फ पहले ऑर्गेनिजमिक एंड पॉपुलेशन लेवल्स को डिस्कस करते थे, बट ये ऑर्गेनिजमिक लेवल जो है वो डिडक्ट हो चुका है, तो आज हम सिर्फ पॉपुलेशन लेवल को ही पढ़ेंगे। तो देखिए पॉपुलेशन लेवल में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पहले आते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। हमें पता है कि जो पॉपुलेशन है वो कैसे इंक्रीज करती है, ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करती है। तो जो पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रही है, इट मींस ये हमारी इकोलॉजी जो है जैसे कि ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करती है, तो ये बात तो डार्विन ने भी बोली थी। तो इकोलॉजी की जितनी भी स्टडी है वो आपके एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पे किसके साथ भी क्या करती है, रिलेट करती है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, जबकि उनके लिए जो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं जैसे फूड है या और अदर रिसोर्सेज हैं, वाटर है, वो तो लिमिटेड है। मेटिंग पार्टनर या शेल्टर और फूड जो है ये उनके बेसिक रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं। सो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं मतलब कि रिसोर्सेज अरिथमेटिकली इंक्रीज कर रहे हैं और पॉपुलेशन का नंबर जो है वो क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कंपटीशन आ जाएगा। तो जैसे कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है वो डार्विन ने दिया था, तो इस तरह से यहाँ भी क्या है, कंपटीशन होगा। तो इकोलॉजी हमारी एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पे के साथ भी क्या करती है, डील करती है। तो ये देखिए सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज आर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं, देखिए नेचर में हमने बहुत क्लियरली देखा होगा कि जो हमारे पास सिंगल इंडिविजुअल्स किसी भी स्पीशीज़ के आपने अगर देखे होंगे, क्योंकि अगर स्पीशीज़ हैं तो उसके बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलते हैं। मेजॉरिटी में उनके जो है वो ग्रुप्स में रहते हैं, वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में, और यहाँ पे शेयर करते हैं, compete करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे इसी से क्या बन जाता है आपके पास कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज जो पॉपुलेशन का हो रहा है उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास कंपटीशन आ जाएगा उन इंडिविजुअल्स के बीच में। अब देखिए कोई पॉपुलेशन जो है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जबकि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके नहीं हो सकते हैं। तो पॉपुलेशन को लेके चलते हैं। ऐसे जो डार्विन ने बोला था ना, तो इवॉल्व जो है मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, इंडिविजुअल इवॉल्व नहीं करता है, पॉपुलेशन मतलब जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो इवॉल्व करता है, ठीक है। ऐसे जो इंडिविजुअल्स है उसके तो आपके बर्थ और डेथ होता है, बर्थ होता है, डेथ होती है किसी भी इंडिविजुअल की, बट जो पॉपुलेशन है उसके बर्थ रेट होते हैं, डेथ रेट होते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स। सो पॉपुलेशन में आप देखते हो इसको पर कैपिटा बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आप इसको देखते हो, ठीक है। सो जो ये भी आपके जो रेट्स हैं वो नंबर्स में, ठीक है, चेंज हुआ है जितना भी नंबर्स का उसके ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास सेक्स रेशियो का आता है कि कितने मेल और फीमेल हैं, बट पॉपुलेशन में हम क्या देखते हैं, इंडिविजुअल में तो आप देखते हो कि मेल है या फीमेल है, पॉपुलेशन में हम देखते हैं उसकी सेक्स रेशियो कि कितने परसेंट मेल्स हैं, कितने परसेंट फीमेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो उस बेसिस से हम देखते हैं। ऐसे हम अगर पॉपुलेशन का देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैंड कर रही है, या पॉपुलेशन का लेवल जो है वो डिक्लाइन हुआ है, या पॉपुलेशन जो है वो क्या हुई है, उसका नंबर जो है मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, स्टेबल है। तो एक्सपैंड कर रही है पॉपुलेशन, स्टेबल है या डिक्लाइन कर रही है, तो इस बेसिस पे हम क्या देखते हैं, उसके लेवल्स को देखते हैं।
क्लियर है। अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे देखिए कि नेचर में जो साइज है वो एज गुड एज लो हो सकता है, 10 से भी कम हो सकता है और मिलियंस तक भी जा सकता है पॉपुलेशन का। तो दैट इज नॉन एज पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि एज नंबर्स में ही मेजर, ज़रूरी नहीं है कि उसको नंबर्स में ही मेजर किया जाए, ऑल्दो जो टोटल नंबर होता है वो आपका जनरली अप्रोप्रिएट मेजर होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का। ओके, अगर आप देखिए किसी एरिया में 200 कैरेट है, ठीक है, कैरेट ग्रास है, जैसे जिसको हम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस बोलते हैं प्लांट्स का, तो उसके सिर्फ सिंगल ह्यूज वहाँ पे एक बैनियन ट्री है लार्ज कैनोपी के साथ, तो आप ये बोलोगे कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस बैनियन की बहुत लो है रिलेटिव टू दैट कैरेट ग्रास। ठीक है, तो ये एक अमाउंट है कि वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है किसका, एनर्मस रोल उस बैनियन का उस कम्युनिटी में। ठीक है, तो उन केसेस में जो परसेंट कवर है या बायोमास है वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। ओके, सो इस तरह से अब बेसिकली हम इसको देखते हैं और आगे देखेंगे कि इसमें किस तरह से मतलब ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो लीड करती है, क्योंकि जब हम इसके ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं तब ये कैसे डील करती है, तो वो चीज़ अब हमने आगे देखनी है। यस, देखिए हमारे पास है इस तरह से, अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी को देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एक तो नेटैलिटी है, मोर्टेलिटी है, इमिग्रेशन है या एमिग्रेशन है, इन फैक्टर्स पे डील करती है। देखिए नेटैलिटी क्या होता है कि कितना जो है वो जनरली बर्थ्स हुए हैं उसको हम कैसे देखते हैं, नेटैलिटी के बेसिस पे देखते हैं। मोर्टेलिटी क्या होता है कि बेसिकली कितनी डेथ हुई हैं। इमिग्रेशन क्या होता है कि कितने इंडिविजुअल्स जो हैं वो यहाँ पे माइग्रेट, मतलब उस रीजन में कितने इंडिविजुअल्स आ चुके हैं। और एमिग्रेशन क्या हो जाता है, ये देखिए हमारे पास ये कुछ बेसिक हैं, दैट इज आर नेटैलिटी, आर मोर्टेलिटी, आर इमिग्रेशन एंड आर एमिग्रेशन। ठीक है, सो नेटैलिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन पॉपुलेशन, जो कि उस इनिशियल डेंसिटी में ऐड हुए हैं जितने। मोर्टेलिटी क्या होती है कि जितनी गिवन पीरियड में डेथ हो चुकी हैं पॉपुलेशन में। इमिग्रेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज जो कि उस हैबिटेट में किसी और हैबिटेट से आए हैं टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन में, तो जो मतलब कि इंडिविजुअल्स आए हैं, दैट इज इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन क्या होता है कि कितने इंडिविजुअल्स ने हैबिटेट को वहाँ पे छोड़ दिया और कहीं और चले गए एट द टाइम अंडर कंसिडरेशन, जब वहाँ पे उनकी मतलब कंसिडरेशन किया गया उस टाइम पीरियड पे, तो जितने इंडिविजुअल्स चले गए वो एमिग्रेशन है, जितने उस हैबिटेट में आ चुके हैं वो क्या है, इमिग्रेशन है। और जितना बर्थ रेट है वहाँ उसको हम नेटैलिटी से देखते हैं, डेथ रेट को हम यहाँ पे मोर्टेलिटी से देखते हैं। ओके, तो ये ऐसे हमारे पास कुछ ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, तो इसमें हम एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं और एक हम लॉजिस्टिक ग्रोथ देखते हैं। देखिए रिसोर्सेज मतलब फूड और स्पेस की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, और पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके रिसोर्सेज जो हैं उसके लिए लिमिटेड पड़ जाएंगे। फूड और रिसोर्सेज जो हैं, क्योंकि फूड एंड स्पेस जो है वो लिमिटेड ही है। सो ये डार्विन की जैसे उसने बताया था ना कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनके पास लिमिटेड फूड होता है और लिमिटेड ही उसके पास स्पेस है, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है, और पॉपुलेशन तो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रही है। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज पॉपुलेशन के लिए मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं वो अरिथमेटिक हैं, मतलब कि वो पॉपुलेशन तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज कर रही है बट जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड ही प्रेजेंट है। तो इससे लिए क्या होगा, वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की कंडीशन आती है, मतलब कि इंडिविजुअल्स में क्या होता है, कंपटीशन होता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए उसने बताया हुआ है कि डार्विन ऑब्जर्व्ड व्हाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो उसने देखा था ना, तो इससे क्या होगा, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो हर एक स्पीशी के पास एबिलिटी होगी कि वो अपनी फुल इनेट पोटेंशियल को यहाँ पे रियलाइज करेगी नंबर में ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कुछ
करते हैं, कुछ कम्पीट नहीं कर पाते। जो डोमिनेट कर जाएगा वो सर्वाइव कर जाएगा, जो कम्पीट नहीं कर पाता वो क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया हुआ है इसका, dn/dt इज इक्वल्स टू b माइनस टी इंटू एन। b क्या है यहाँ पे कि कितना बर्थ है, और बर्थ रेट कितना है, d इज डेथ रेट कितना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उस n को, ठीक है, और यहाँ n इज व्हाट, पॉपुलेशन साइज। तो आप यहाँ से निकाल लोगे कि कितना dn/dt है, मतलब कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है n में यूनिट टाइम पीरियड के टाइम। तो ये जो आपका r होता है, जो आप यहाँ पे ये r ले रहे हो, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ताकि किसी भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर है वो कैसे अपना इम्पैक्ट को असेस कर पा रहा है, तो उसके लिए होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके बताया हुआ है। तो आप NT इज इक्वल्स टू N0 ERT जब लिखते हो, where NT is population density after time t and not is population density at time 0, R is intrinsic rate of the natural selection, E is the base natural logarithm जिसकी वैल्यू 2.71 होती है। तो अगर आप population density and time के बीच में ग्राफ को प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि किस तरह से ये जो ग्राफ है वो किसकी स्लोप जो है वो किस तरह से जा रही है ऊपर की तरफ, और ये देखिए कि कैसे ये S शेप का ये जो ग्रोथ कर्व है वो आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये आपको मतलब बता देगा कि जो इंक्रीज या डिक्रीज उस पॉपुलेशन का गिवन टाइम पीरियड पे हुआ है वो कैसे हुआ है। ओके, तो ये चीज़ होती है। ऐसे हम जो है किसके लिए देखते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ देखते हैं। अब उसने बोला है कि ज़रूरी तो नहीं है, मतलब अगर आप देख रहे हो कि फूड और रिसोर्सेज लिमिटेड है तभी स्पीशीज़ में कंपटीशन होगा, तो मतलब सर्वाइव स्पीशी तब नहीं कर पाएगी क्योंकि फूड और स्पेस लिमिटेड था। तो जो डोमिनेट कर गया वो तो सर्वाइव कर गया, जो डोमिनेट नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो ऐसा भी नहीं होता है कभी कभी, मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा आपके जो रिसोर्सेज हैं वही एक कारण बनेंगे। कभी कभी अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी प्रेजेंट होते हैं, फिर भी जो है वो इंडिविजुअल अपने में ग्रो नहीं कर पाता है। इवेंचुअली जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है वही सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो दूसरों के कंपैरेटिवली वहाँ पे compete कर सकें, मतलब कि उनमें कुछ तो एफिशिएंसी जो है वो कम रह जाती है। तो वो जो उनकी एफिशिएंसी कम रह जाती है, दैट इज कि व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचिंग द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी है किसी भी इंडिविजुअल में कि वो compete करके सर्वाइव करेगा। तो वहाँ पे आप dn/dt इज इक्वल्स टू Rn k माइनस n बाई k देखते हो, तो k इज योर कैरिंग कैपेसिटी होती है और R इंट्रिंसिक रेट है, n इज पॉपुलेशन डेंसिटी जो वहाँ पे एट टाइम t है। क्लियर है? तो इस तरह से भी हम इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ को देखते हैं। ओके, अब लाइफ हिस्ट्री में वेरियस वेरिएशंस आती हैं, और ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। म्यूचुअलिज्म हमारे पास होती है जिसमें दोनों की दोनों स्पीशीज जो है वो बेनिफिटेड रहती हैं। हमने देखा है कि रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स जो है, रूट नोड्यूल्स जो हैं, ठीक है, वो लेगुमिनस प्लांट्स के साथ कैसे राइजोबियम अटैच रहता है और नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। तो वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन शो करता है। माइकोरहिजल की एसोसिएशंस हम पढ़ते हैं, लाइकन की एसोसिएशन पढ़ते हैं जिसमें एल्गी एंड फंजाई प्रेजेंट है, वो भी म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। कंपटीशन इज व्हाट, की compete करेंगी स्पीशीज, सो उनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। रिसोर्सेज के लिए ही जनरली कंपटीशन होता है, तो जिसमें जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है वो ज़्यादा सर्वाइव कर जाता है, ये चीज़ होती है। प्रेडेशन में क्या होता है कि एक प्रेडेटर होता है हमारे पास, एक प्रे होता है। तो प्रेडेटर जो है वो क्या करता है, प्रे को कैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वहाँ पे उसको कैच करता है, मतलब उसका शिकार होता है प्रेडेटर का वो प्रे। और यहाँ पे एक स्पीशी बेनिफिटेड रहती है, दूसरी स्पीशी जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। पैरासिटिज्म वो है कि पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी के अंदर ही रहते हैं, होस्ट की ही मशीनरी को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे उसके सारे रिसोर्सेज को, और विद इन द होस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रेप्लिकेट करेंगे। तो इससे वो एक स्पीशी बेनिफिटेड रह जाएगी और दूसरी स्पीशी हार्म्ड होती रहेगी। कमेंसलिज्म एक ऐसा ट्रेंड होता है कि जिसमें एक स्पीशी तो बेनिफिटेड होती है बट दूसरी स्पीशी को क्या है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैंगो ट्री पे आपने देखा होगा कस्क्यूटा की बेल जो है वो चढ़ जाती है। अमेंसलिज्म क्या होता है कि एक जो आपके पास एक स्पीशी है वो अफेक्टेड हो जाएगी और दूसरी स्पीशी को उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे रिलेशंस जो हैं अब इसको डिटेल में
में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके पास प्रीडेशन है, प्रीडेशन में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। कौन सी एग्जाम्पल आप लोगे? कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। तो आप देखिए कि आपके पास अमेरिकन रॉकी इंटरटाइडल जो भी आपके कम्युनिटीज़ होती हैं अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की, स्टारफिश है वहाँ पे एक पायस्टर, तो क्या करती है? दैट स्टारफिश पायस्टर इज इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में अगर आप देखोगे कि अगर सारी स्टारफिश रिमूव कर दें उन इनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया से, तो मोर देन 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की भी एक्सटिंक्ट कर जाएंगी। इसका मतलब कि उनके बीच में एक इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन था, स्पीशीज के बीच में कंपटीशन चल रहा था। अगर कोई प्रीडेटर इतना ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो उसके प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो प्रे भी क्या हो सकता है? एक्सटिंक्ट हो सकता है। और अगर जो प्रे एक्सटिंक्ट हो गया तो प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाता है, मतलब क्योंकि उसको फूड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रे उसका एक्सटिंक्ट हो चुका है। सो दिस इज अ रीज़न कि आप प्रीडेटर्स को एज एन नेचर में क्या मानते हो? प्रूडेंट मानते हो। ओके तो ये मेन है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो कोई भी। ऐसे आप देख सकते हो कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो बहुत ही डिसटेस्टफुल होती है उसके प्रीडेटर के लिए। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल केमिकल उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और अगर आप इंटरेस्टिंगली देखोगे इस बटरफ्लाई को, तो वो एक केमिकल को ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज पे ही एक्वायर कर लेती है। क्या करके? पॉइजनस वीड्स को फीड करके, ताकि जो उसका प्रीडेटर है वो उसको खा ना सके। प्लांट्स के लिए तो देखिए अब एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं बचने के लिए, प्लांट्स तो मूव नहीं कर पाते हैं ना। तो प्लांट्स क्या करते हैं? द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली प्लांट, क्योंकि एनिमल्स की तरह वो नहीं भाग सकते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? एक एज अ अटॉनिशिंग वैरायटी मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस की लेते हैं हर्बीवोर्स के अगेंस्ट। हर्बीवोर्स वो जो घास खाते हैं, मतलब जो प्लांट्स को खाएंगे, तो उनके अगेंस्ट प्लांट क्या कर लेंगे? मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस को बना लेंगे। जैसे कि एशिया एंड कैक्टस में आप देखते हो कि थॉर्न्स डेवलप हो जाते हैं, है ना, हम देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारी प्लांट स्पीशीज होती हैं जो केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जो हार्बीवोर को क्या कर देंगी? सिक कर देंगी जैसे ही वो उसको खाएंगे, और उनमें जो भी मतलब डाइजेशन है, फीडिंग है, उसको भी इनहिबिट कर देंगे, उनके रिप्रोडक्शन को भी डिसरप्ट करेंगे और उनको इवन मार सकते हैं। क्लियर? सो ऐसे आपने एक कैलोट्रोपिस देखा होगा कि वो बिल्कुल जहाँ पे खाली जगह होती है, जो ये नहीं यूज़ की होती है, वो जो अबेंडेंट फील्ड होती है, मतलब खाली जगह जो नहीं यूज़ की है, वहाँ पे कैलोट्रोपिस की स्पीशीज़ ग्रो करती हैं। और कोई भी आपने देखा होगा कि कोई कैटल या कोई भी गॉट जो है वो उस प्लांट के ऊपर नहीं चढ़ती है, उस पर ब्राउज नहीं करती है, क्योंकि वो क्या करता है? एक हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड को रिलीज करता है, जिससे वो क्या हो सकता है? उनकी डेथ हो सकती है। सो वाइड वैरायटी के केमिकल सब्सटेंसेस जो हम प्लांट से लेते हैं कमर्शियल स्केल पे, निकोटिन लेते हैं, कैफीन लेते हैं, क्विनिन लेते हैं, स्ट्रेकिचाइन लेते हैं, ओपियम लेते हैं, तो ये क्या है? उनके द्वारा एक्चुअली एज अ डिफेंस अगेंस्ट द गेजर्स एंड ब्राउजर्स, मतलब कि एज सच ब्राउजर्स एंड ग्रेजर्स, ताकि जो चरने वाले हैं, ठीक है, वो क्या कर सकें? एज सच उनको खा ना लें, तो उनके अगेंस्ट डिफेंस के लिए प्लांट्स जो हैं वो ये सब्सटेंसेस बनाते हैं जो हार्मफुल होते हैं उन एनिमल्स के लिए। क्लियर है? ऐसे देखिए आपका कंपटीशन चलता है, तो कंपटीशन क्या है? कि compete करेंगी। तो आप देखोगे कि एग्जाम्पल के लिए आप एक शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में देखोगे कि विजिटिंग फ्लैमिंगोज जो हैं और रेजिडेंट फिशेस जो हैं वहाँ पे उनके कॉमन फूड के लिए क्या करती हैं? compete करती हैं। जैसे कि जो उनका लेक में जू प्लैंक्टन्स होते हैं, तो उन पे ही फ्लैमिंगोज और उनके ऊपर ही रेजिडेंट फिशेस जो हैं वो क्या करेंगी? फीड करेंगी। तो इसका मतलब कॉमन फूड के ऊपर ही वो compete कर रही हैं। इस तरह से क्या होता है कि कभी कभी जो है वो ये compete ना करके पार्टीशनिंग भी करती हैं, मतलब वो जो रिसोर्स है उसको बांट लेती हैं आपस में, और एज अ को एग्जिस्टेंस जो है वो शो करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो मतलब जनरली वो जो स्पीशीज़ होती हैं फिर वो वहाँ पे एज सच को एग्जिस्टेंस शो करने लग जाती हैं। तो
क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे अबंडन टॉर्टॉइजे हैं जैसे कि गैलापागोस आइलैंड पे, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए विद इन द डिकेड जैसे ही गॉड्स इंट्रोड्यूस हुई आइलैंड पे, क्योंकि गॉड्स क्या थी वहाँ पे अपेरेंटली ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी रखती थी। तो उससे क्या हो गया कि वो जो गैलापागोस है वो एक्सटिंक्ट हो गए और कम्पीट कर लिया, वहाँ पे गॉड्स जो है वो डोमिनेट कर गई, और वो यहाँ पे ये जो गैलापागोस थे उनके लिए एक बचा ही नहीं खाना, तो वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, ऐसे हमारे पास होता है। बट यहाँ पे रिसोर्सेज की क्या हो सकती है, पार्टीशनिंग भी हो जाती है रिसोर्सेज की, जैसे हम पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, द नेक्स्ट इज यस, इसी तरह से अब हमारे पास क्या है, पैरासाइट है। ओके, मतलब कि हमारे पास ये जो, अगर हम ये वाला पैरासिटिज्म पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि पैरासाइट जो है वो होस्ट जनरली जो है वो होस्ट की बॉडी पे रिसाइड करते हैं। कुछ फैकल्टेटिव होते हैं जो बिना होस्ट से भी रह सकते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं जो कि डिपेंड ही होते हैं पैरासाइट्स के मतलब पैरासाइट्स डिपेंड ही होते हैं होस्ट के ऊपर ही, और वो होस्ट के बिना जो है वो नहीं रह सकते हैं। होस्ट की बॉडी से ही वो सारे के सारे नरिशमेंट लेंगे, वहाँ पे ही वो ग्रो करेंगे, उसकी मशीनरी को ही यूज़ करेंगे और उसके अंदर ही रेप्लिकेट करेंगे और उसको इनहिबिट करेंगे। खुद तो बेनिफिट लेंगे लेकिन उसकी बॉडी में वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ करके उसको क्या कर देंगे, उसके जो प्रोसेसेस हैं, उनके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसको डिसरप्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास बहुत सारे पैरासाइट्स हम देखते हैं, टेप वॉर्म जैसे हैं, ठीक है, तो आप उसमें देखते हो, जहाँ आप देखते हो शीप के लिवर फ्लूक में देखते हो, जहाँ आप जो है सच हम वहाँ पे देखते हैं, एस्कैरिस में देखते हैं ना। तो ये डिफरेंट जो हैं वो पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर ही घुस जाते हैं और वहाँ पे उनका जो सर्वाइवल है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को टोटल जो है वो क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर है? पैरासाइट्स इस तरह से काम करते हैं। अगर आप प्लांट्स में देखते हो तो वहाँ पे जैसे कस्क्यूटा होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ पैरासाइट्स एक्टो पैरासाइट्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल सरफेस पे ही हैं, कुछ एंडो पैरासाइट्स होते हैं जो इनसाइड द होस्ट बॉडी चले जाते हैं, लीवर में, किडनी में, लंग्स में, आरबीसीज में। क्लियर है? इस तरह से वो चले जाते हैं। ओके, कुछ पैरासाइट्स जो हैं वो तो सॉल्स ऑफ फीट के थ्रू भी, एज अ माउथ के थ्रू भी एज सच जो है वो एनगल्फ कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से मतलब पैरासाइट्स जो हैं वो बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो वो एंडो पैरासाइट्स कहलाएंगे। और अगर मतलब कि वो पैरासाइट्स जो है वो एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट है, जैसे ह्यूमंस में तो लाइस होती है, टिक्स होती हैं डॉग्स के ऊपर, तो इस तरह पे कस्क्यूटा जो प्लांट मतलब कि जनरली एक पैरासिटिक प्लांट है कस्क्यूटा, आप देखते ही उसको, तो कॉमनली वो वहाँ पे हेज प्लांट के ऊपर ही क्या करता है, ग्रो करता है, और उसकी क्लोरोफिल जो है वो क्या हो जाता है, उसका क्लोरोफिल उसकी लोस्ट कर देता है, और लीव्स भी जो है उनमें भी क्लोरोफिल जो है वो मतलब क्या हो जाती है, कम हो जाती है इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। और एज सच वो होस्ट प्लांट से ही जो कि वहाँ पे जिसको पैरासाइटाइज करके क्या करता है, नरिशमेंट ड्राइव करता रहता है। फीमेल मॉस्किटो भी जो है देखो, आप उसको पैरासाइट नहीं मान सकते हो, वो भी तो जैसे ब्लड सक करती है ना ह्यूमन की बॉडी से अपने सैलिवरी ग्लैंड को, वहाँ पे जनरली स्पोरोजोइड जो रिलीज करती है, तो वहाँ पे फीमेल मॉस्किटो को आप पैरासाइट नहीं बोलोगे, ऑल्दो इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या कर रही है वो, वहाँ पे कोई एज सच होस्ट की बॉडी के अंदर रिसाइड नहीं कर रही है। ठीक है, तब नहीं हम उसको पैरासाइट बोलेंगे, उसकी मशीनरी को यूज़ करके वहाँ पे ही रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो रिप्रोड्यूस जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ही करती है फीमेल एनोफिलीज, क्योंकि उसको जो एनवायरनमेंट चाहिए, जैसे सिग्नेट रिंग स्टेज आती है उसकी आरबीसीज के बाद वो चली जाती है कहाँ पे, अपने ही मतलब कि बाइट को मतलब कि ले करके वहाँ पे चली जाती है, और वहाँ पे एज सच अपने ही बॉडी में सारा वो साइकिल चलती है, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस करती है, देन उसके बाद जो वहाँ पे स्पोरोजोइड्स बन जाते हैं, फिर वो दोबारा किसी हेल्दी ह्यूमन में रिलीज करके मलेरिया करती है। तो उसको पैरासाइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो होस्ट की बॉडी के अंदर रिसाइड करके अपनी गैमीट प्रोडक्शन नहीं कर रही है, रिप्रोड्यूस अपने आप को नहीं कर रही है, होस्ट की मशीनरी को अपने प्रोडक्शन के लिए रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है।
ओके तो इस तरह से होता है। कमेंसलिज्म अब हमारे पास है, ठीक है। तो कमेंसलिज्म जो है वो कौन सी कंडीशन होती है कि जैसे कि एक ऑर्किड जो है देखिए एक एज ए एपीफाइट ग्रो कर रहा है मैंगो की ब्रांच के ऊपर, तो इससे क्या है बार्निकल्स जो ग्रो कर रही हैं बैक ऑफ वेल के ऊपर, ठीक है, वो ना तो मतलब कि मैंगो ट्री को वहाँ पे बेनिफिट कर रही हैं, ना तो वहाँ पे वेल को वहाँ पे कर रही हैं। तो एज सच वो कोई भी अपना बेनिफिट जो है वो मतलब खुद ले रही हैं, ठीक है। तो जैसे ऑर्किड जो ग्रो करता है जनरली एज ए एपीफाइट ही ग्रो करता है मैंगो ब्रांच के ऊपर, तो इससे क्या है उसको खुद को तो नरिशमेंट मिल रहा है, बट वो जो उसकी बार्निकल्स हैं वो क्या हो रही हैं, वो तो अफेक्टेड नहीं हो रही है ना। मैंगो ट्री को तो कोई भी जो है सच कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। तो कमेंसलिज्म यही चीज़ है कि यहाँ पे एक जो है स्पीशी वो बेनिफिट रहेगी, दूसरे को जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट एक स्पीशी बेनिफिटेड रहेगी। ओके नेक्स्ट इज कि कैटल एग्रेट एंड ग्रेन कैटल्स जो है वो क्लोज एसोसिएशन में है, ठीक है। देखिए अ साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लिव इन अ फार्म रूरल एरियाज, तो ये कमेंसलिज्म की आपकी क्लासिक एग्जांपल है कि जो कैट एग्रेट होते हैं और ग्रेजिंग कैटल होती है वो क्लोज एसोसिएशन में हमेशा रहते हैं, क्योंकि एग्रेट्स जो है वो हमेशा फॉरेज बिल्कुल पास पास रहते हैं जहाँ पे कैटल्स ग्रेज करती हैं, क्योंकि जो कैटल्स हैं जैसे वो मूव करती हैं तो वो स्टिर अप कर जाते हैं, फ्लश आउट कर देते हैं इंसेक्ट्स को वेजिटेशन से, और अदरवाइज जो है उसको मतलब कि एगर्ट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है फाइंड करने के लिए, उनको कैच करने के लिए। अनदर एग्जांपल आप कमेंसलिज्म की कौन सी ले सकते हो कि यहाँ पे किसकी इंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे इंट्रैक्शन होती है बिटवीन ये देखिए यहाँ पे इंट्रैक्शन है, किसमें इंट्रैक्शन बताई गई है, सी एनिमॉन के बीच में, ठीक है, जिसके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, और क्लॉन फिश के बीच में जो कि उनके ऊपर रहती है। तो फिश जो है वो उसकी प्रोटेक्शन उसको मिल जाती है प्रेडेटर से, जो कि वहाँ पे स्टिंगिंग टेंटिकल्स से बड़ी दूर रहती हैं फिशेस, और एनिमॉन्स जो होते हैं वो एज सच अपीयर ही नहीं होते हैं, ताकि एज सच वो कोई बेनिफिट जो है वो ड्राइव ना करें बाय होस्टिंग दैट क्लॉन फिश। म्यूचुअलिज्म जो है वो क्या है कि दोनों स्पीशीज बेनिफिटेड है। लाइकन की एसोसिएशन आप देखते हो कि जो वहाँ पे म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप ये देती है, कैसे, क्योंकि फंगस जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाती है, तो फंजाई को एल्गी खाना प्रोवाइड करती है, एल्गी क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है, एल्गी को शेल्टर नहीं मिलता है तो फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से दोनों के बेनिफिट लेके ये म्यूचुअलिज्म चलती है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनता है कि दोनों स्पीशीज उसमें बेनिफिटेड है। ऐसे माइकोरहिजे जो है वो फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ क्या है क्लोज एसोसिएशंस शो करते हैं। क्लियर है। मोस्ट स्पेक्ट्रुलर एंड एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म की आप प्लांट एनिमल रिलेशनशिप्स में देखते हो। प्लांट्स जो है वो एनिमल्स की हेल्प कब नीड करते हैं, जब उन्होंने अपने फ्लावर्स की पॉलिनेशन करवानी पड़ती है, उनके सीड्स को जब उन्हें डिस्पर्स करना पड़ता है, तो एनिमल्स ऑब्वियसली वहाँ पे क्या करते हैं, उन सर्विसेज की क्या करते हैं, उनके पास पेड फीस होती है जनरली एनिमल्स के पास, ठीक है, कि जो प्लांट्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए पेड फीस लेंगे। अब एनिमल्स कैसे, प्लांट्स जो हैं वो रिवार्ड्स ऑफन करते हैं, और फीस जो है वो इन फॉर्म ऑफ पॉलन्स, नेक्टरीज फॉर द पॉलिनेटर्स। प्लांट के लिए जनरली वो है वो क्या होते हैं प्रेजेंट, प्लांट में पॉलन्स प्रेजेंट होते हैं, नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये एनिमल्स को वो एज अ रिवार्ड, एज अ गिफ्ट, एज अ फीस प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो उनके फ्लावर्स को पॉलिनेट कर रहे हैं एनिमल्स, उनके सीड्स की डिस्पर्सिंग में हेल्प कर रहे हैं एनिमल्स, जैसे कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस तरह से वो उसके फीस की फॉर्म में उन्हें पॉलन्स देंगे, नेक्टर देंगे, तो ये बेनिफिट होता है किसके लिए, उन एनिमल्स के लिए। तो इस तरह से हम उनके रिलेशंस को देखते हैं। अब आपने देखा कि प्लांट एनिमल इंट्रैक्शंस ऑफन को एवोल्यूशन म्यूचुअलिज्म के लिए, म्यूचुअलिस्ट के लिए जो है वो रिवॉल्व करती हैं। दैट इज़ वाई कि जो फ्लावर्स का एवोल्यूशन है और उसके पॉलिनेटर्स का, पॉलिनेटर स्पीशीज़ का, वो टाइटली एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। ओके तो इस तरह से ही था हमारे पास म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट। ओके जी, सो उसके बाद देख लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास पॉइंट बचा है इसका। यस
सो इतना ही था जी। इस चैप्टर में हमने सारा का सारा डिस्कस किया है, दैट इज़ आर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यूनिट जो है ये हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। तो आगे आगे हम डिस्कस करेंगे वन डे, जो वन चैप्टर हमने सीरीज चलाई हुई है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, like, share, comment and share with your friends. Thank you for watching this. Bye bye.